मार्केट छोड़ना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। ये कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है। देखिए, हमें लगता है हमें बहुत कुछ पता है, मार्केट से ज़्यादा हमें पता है, लेकिन मार्केट सबसे स्मार्ट होता है। एक कहावत है बाज़ार के बारे में, हाँ जी, व्हेन यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, व्हेन इट इज़ नॉट इन इट्स बेस्ट हेल्थ, इट विल टेक केयर ऑफ यू इन इट्स बेस्ट हेल्थ। अगर आप 10 साल के सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड देखें, अभी गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग सेंसेक्स। ये जो सिवियर अनलर्निंग हुआ है लास्ट 1-2 साल में हैज़ बीन अ शॉकर टू मी ऑल्सो। जब आप बिजनेस साइकिल प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, शायद प्रोफेशनल हेल्प लें। आपके अकॉर्डिंग ये गेट रिच क्विक स्कीम्स इन्वेस्टर्स के लिए कितनी डेंजरस हो सकती हैं? मेकिंग मनी इज टफ, लूजिंग मनी इज़ वेरी इजी। जो मार्केट टाइमर्स हैं उनकी 100% हार होगी। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई एंड स्ट्रेंथन योर पोर्टफोलियो, दैट शुड बी द एम ऑफ 2025। Hello everyone. Welcome to yet another episode of our podcast Bazaar and Beyond, जहां हम फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल ग्रोथ के वर्ल्ड में डीप डाइव करते हैं टू हेल्प यू मेक स्मार्टर डिसीजंस विथ योर मनी। मैं हूं आपका होस्ट शिव नारायणन एंड टुडे वी हैव एन एक्साइटिंग एंड इंसाइटफुल एपिसोड लाइंड अप फॉर यू। इन्वेस्टमेंट की दुनिया बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है। जहां आज हमारे पास ढेर सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वही काफ़ी सारे पिटफॉल्स की संभावना भी है जो किसी सीजन्ड इन्वेस्टर को भी डिरेल कर सकता है। सो टू हेल्प अस नेविगेट दीज, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। He is a well-respected expert in the investment world with years of experience helping individuals and institutions manage their portfolios. Please join me in welcoming Mr. Swaroop Mohanty, Vice Chairman and CEO, Mere Asset Investment Managers. Swaroop sir, it's an absolute pleasure to have you here today. Thank you for joining us. No, Shiv, the pleasure is absolutely mine, and to do it for Mere is a different level of thought and being. So thank you so much for having me. Absolutely. आज हम बात करेंगे उन क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स के बारे में जो आपको 2025 में अवॉइड करनी चाहिए, चाहे आप एक बिगनर हो या एक सीजन इन्वेस्टर। स्वरूप जी हमें अपनी एक्सपर्ट इनसाइट्स देंगे ताकि हम अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। स्वरूप सर, लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। 2025 में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं और उनका इन्वेस्टर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा? आई थिंक सबसे बड़ा इशू होगा इफ़ बाज़ार आप छोड़ दें। देखिए, ऐसा एक मौका आता है जब, और हमेशा आप सोचते हो कि टू इन्वेस्ट इज़ रिस्की, टू नॉट इन्वेस्ट इज़ रिस्की। ओके, एक रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। आज के डेट में somebody might say कि to invest in India is risky. Right. The other part is, I feel, to invest not in India is a bigger part. तो ये एक ही कंट्री है वर्ल्ड में जो अगले 7-8 साल में इकोनॉमी डबल करेगा, और वो डबल आप अपने लाइफ में अगर महसूस करना चाहते हैं, वन ऑफ द ईजीएस्ट वे इज़ थ्रू द कैपिटल मार्केट्स। और जो मार्केट में बैठेगा या बैठेंगे, उन्हीं को ये कंप्लीट जर्नी का फल मिलेगा। तो मार्केट छोड़ना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग अपने गोल्स तो सेट करते हैं बट एग्जीक्यूशन में गलती कर जाते हैं, राइट? तो क्या कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं जो आपको लगता है अवॉइड करने चाहिए? देखिए, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है। देखिए, कहना कि मेरा ये गोल है, और गोल नॉर्मली लॉन्ग टर्म रहते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म गोल की बात अगर करें कि सपोज आज के डेट में मेरा लॉन्ग टर्म गोल इज़ माई रिटायरमेंट किटी, राइट, वो करीब 10 साल आगे है। हाँ जी, मैंने फिगर डाल दिया, एक प्लान भी बना दिया, और प्लान के हिसाब से निवेश किया। वो बहुत आसान होता है ये पार्ट, बट प्लान के हिसाब से कायम रहना, जो डिसिप्लिन किसी को चाहिए, वो बहुत मुश्किल काम है। आदमी नॉर्मली क्यूरियस रहता है, थोड़ा बहुत मन इधर उधर भी हो भी जाता है। बाज़ार के सिचुएशन ऐसे होते हैं कि आपको टेम्प्ट करने लगता है हमेशा। तो जो टेम्प्ट नहीं होते हैं, और ज़्यादातर वो थोड़ा टाइम लगता है निवेश की जर्नी में, टेम्प्ट नहीं होना या एलोकेशन होल्ड करना जो हम कहते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। राइट, जब वो आप पार कर जाएं,
तभी गोल के तरफ एक आसानी, एक जरिया बन जाता है. बट इनिशियल फेज हम सब गुजरे हैं इसमें. थोड़ा मार्केट टाइम करते हैं, हमें लगता है हमें बहुत कुछ पता है, मार्केट से ज़्यादा हमें पता है, लेकिन मार्केट सबसे स्मार्ट होता है. तो मार्केट में बैठना और अपने गोल के तरफ अपने प्लान के हिसाब से जाना सबसे एक अहम जर्नी रहता है. क्योंकि गोल, सबके लाइफ के गोल्स अलग होते हैं. आपके गोल्स और मेरे गोल्स कंप्लीटली अलग होंगे. इसलिए सबके प्लान्स भी अलग होते हैं, सबके जर्नीज भी अलग होते हैं. राइट. बट वो जर्नी पे कायम रहना इतना आसान नहीं है. तो थोड़ा बहुत होता रहता है, वो अंडरस्टूड है. बट जितना जल्दी आप वापस आ जाएं करेक्ट करके, उतना आपके लिए बेहतर. एक और पैटर्न जो हम इन्वेस्टिंग में बार बार देखते हैं वो है फोमो और हर्ड मेंटालिटी. जब मार्केट्स परफॉर्म करते हैं तो लगता है कि हर कोई एक ही स्टॉक के पीछे भाग रहा है. ये बिहेवियर किस तरह से इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है? दो तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. एक जो फोमो होता है, वो जब भी आप देखते हो ना, निवेश करना है या करना नहीं है, तो तब तक रिटर्न आ चुका है. आप एक पास्ट देख के चलते हो, लेकिन आपका निवेश फ्यूचर के लिए है. राइट. जब आप निवेश करते हैं तो नॉर्मली आपको एक ऑप्टिमिस्ट होना पड़ता है निवेश के लिए. आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्यों निवेश करें. राइट. तो उसके बारे में थोड़ा सोचें. जो पास्ट हो गया है, मेरे में ही कहावत है कि वी डिस्ट्रॉय यस्टरडे. वो तो हो गया. हिंदी में कहते हैं रात गई बात गई. तो उसको देख के अगर आप कुछ ट्रेंड ले सकते हैं, वो ट्रेंड से कुछ सीख सकते हैं. बट जितना कम आप निवेश वो ट्रेंड से करें, उतना बेहतर आपके लिए. जितना आप थोड़ा फ्यूचर के तरफ देखें, और फ्यूचर के तरफ देखना इतना कोई बड़ा बात नहीं है, या इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जितना आप सिंपल करके कुछ डिसीशंस पे हैं, उतना अच्छा. दैट इज़ वन. क्योंकि आप जो रिटर्न किसी और का है या किसी और को मिल चुका है, उसको देखे आप खुद निवेश ना करें. दैट इज द बिगेस्ट इशू ऑफ फोमो इन्वेस्टिंग. हम ये मानते हैं द बेस्ट डे टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव द मनी, एंड द बेस्ट डे टू गेट आउट इज व्हेन यू नीड द मनी. इसको सिंपल रखें. ये एक बहुत ही बेहतरीन माहौल है निवेश के लिए. एक कहावत है बाजार के बारे में. हाँ जी. व्हेन यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, व्हेन इट इज़ नॉट इन इट्स बेस्ट हेल्थ, it will take care of you in its best health. Right. जब बाजार खराब है तभी आपके लिए अच्छा होता है, और जब बाजार अच्छा है शायद आपके लिए इतना अच्छा नहीं है. तो जो खराब दिन है बाजार में, उनको छोड़िएगा मत, उनको करीब रखिएगा, ये हम कहते हैं. अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की. ये एक ऐसी चीज़ है जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी जाती है, बट रियल लाइफ पोर्टफोलियोज में काफ़ी कम देखी जाती है. क्या इनसफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ी मिस्टेक है, और इन्वेस्टर्स कैसे समझें कि उनका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है या नहीं? देखिए, इन्वेस्टर का बिहेवियर कुछ और होता है, बाज़ार का बिहेवियर कुछ और होता है, और बाज़ार के बिहेवियर से सीखना एक बेहतर इन्वेस्टर बनाता है खुद को. अब मैं अपने के बारे में बोलना चाहता हूँ. हाँ जी. कि मैं ही काफ़ी ऐसे फोरम्स में आके ऐसा बोल चुका हूँ कि सपोज इक्विटी इज़ द बेस्ट एसेट क्लास, इक्विटी इज़ द ग्रोथ एसेट क्लास. ऐसे मैं भी समझता था. अगर आप 10 साल के सेंसेक्स वर्सेस गोल्ड देखें, अभी गोल्ड इज़ आउट परफॉर्मिंग सेंसेक्स. तो एक तो लर्निंग होता है कि अनलर्निंग होता है. ये जो सिवियर अनलर्निंग हुआ है लास्ट 1-2 साल में, हैज़ बीन अ शॉकर टू मी ऑल्सो. ये मानते हुए भी कि गोल्ड हैज़ आउट परफॉर्म्ड, अभी भी ज़्यादातर लोग एडवाइस भी करते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि 10% एलोकेशन होना चाहिए. वो ठीक है कि नहीं, वक्त बताएगा. राइट. बट ये जो लर्निंग से एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाना चाहिए. ये जो लास्ट 2-3 साल से हमें जो सीख मिली है एज अ म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरर, इज़ एक नया एसेट क्लास आया है, मल्टी एसेट फंड करके, जिसमें इक्विटी, डेट एंड गोल्ड में निवेश होता है, या इक्विटी, गोल्ड एंड कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट होता है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियन रिटर्न्स से 13 to 15% या 12 to 14% जो मीडियन रिटर्न होता है, इज़ हायर इन अ मिक्स ऑफ एसेट्स देन एनी वन एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जबकि मैं भी अभी तक मानता हूँ कि मे बी इक्विटी इज़ अ ग्रेट एसेट क्लास, बट इट कम्स विद इट्स वॉलेटिलिटी. कभी कभी आपको डेट ज़्यादा रिटर्न दे जाएगा इन वॉलेटाइल टाइम्स, शायद गोल्ड दे चुका है. राइट. इट इज़ प्रूडेंट टू
mix asset classes and not be in one asset class is the learning. No, if you, it is your money. आपको इसके बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा. कहते हैं ना, if you don't take care of your money will not take care of you. तो पढ़ें थोड़ा उसके बारे में. और आज के डेट में गूगल सब कुछ बता देता है. ऑल रिकॉर्ड्स आर देयर. आपके फ़ोन पे सब कुछ आ सकता है. हम लोग जब इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था. अभी वो दिन गए. सो इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल. थोड़ा पढ़ें तो बेहतर होगा. सर, कई लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ अलग अलग स्टॉक्स लेना लगता है, लेकिन एसेट क्लासेस को डाइवर्सिफाई करना इक्वली ज़रूरी है, राइट? कुड यू सिंप्लीफाई दिस फॉर आवर लिसनर्स? आई थिंक विद इन स्टॉक्स ऑल्सो काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है. इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन, थीमेटिक डाइवर्सिफिकेशन. उस पर तो थोड़ा ध्यान देखें क्योंकि बाज़ार काफ़ी चेंज हो चुका है. एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो हम बाज़ार में अभी निवेश कर रहे हैं वो काफ़ी चेंज हो चुका है. जो हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मार्केट, जिसे हम कहते हैं. और ये मानता हूँ भारत के लिए ना, लोग पहले कहते थे इट वाज बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट. भारत के लिए इट इज़ बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड. बिफोर कोविड या जब मैं करियर शुरू किया था, मार्केट को प्रैक्टिकली होल्ड कर रहा था 2 और 3 इंडियन इंस्टीट्यूशंस. वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस अभी भी हैं एट अ फार बिगर स्केल. उसके बाद एक दौर आया जब FIs कम्प्लीटली मार्केट डोमिनेट करते थे. उनका पैसा आना और जाने में मार्केट में बहुत कुछ हो सकता था और होता भी था. अभी एक थर्ड पार्टिसिपेंट बहुत बड़ा होके आया है, इस रिटेल इन्वेस्टर्स. इनके ज़रिए से मार्केट में और एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन आ गया है. इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर देयर, FIs आर देयर, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स आर देयर. तो होल्डिंग ऑफ द मार्केट काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ब्रॉड भी हो चुकी है. पहले हमारे तरफ से ही ज़्यादातर एडवाइस होता था कि ज़्यादातर लार्ज कंपनीज आप होल्ड करें. जो छोटे कंपनीज हैं उनमें निवेश करना रिस्की होता था. बट अभी अगर आप देखें लास्ट 2-3 साल में जितने भी पब्लिक इश्यूज आए हैं, ज़्यादातर मिड और स्मॉल में आए हैं. कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल्स या म्यूचुअल फंड या हॉस्पिटल्स, इनको ओन करने के लिए आपको स्मॉलर स्टॉक से लेने पड़ेंगे. मार्केट काफ़ी ब्रॉडन हो चुकी है. थर्ड पास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मार्केट कैप चेंज. 2019 में म्यूचुअल फंड्स के क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कैप्स आए थे. तो उसमें जो सबसे छोटा लार्ज कैप था साइज़, वो अभी सबसे छोटा मिड कैप हो चुका है, सेम साइज़. और जो सबसे छोटा मिड कैप था वो अभी सबसे छोटा स्मॉल कैप हो गया है. मार्केट कैप्स हैव ग्रोन सो ड्रामेटिकली. प्लस लिक्विडिटी काफ़ी बड़ी है. तो आज के डेट में अगर आपको पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट ओन करना है, जो सबका ख्वाहिश होना चाहिए टू ओन दिस ग्रेट इकोनॉमी एट दिस मोमेंट, तो इवन स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड. क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इतने हैं अक्रॉस मार्केट कैप्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस क्लासिफिकेशंस. इट इज़ बेटर टू इवन इन इक्विटी broaden your diversification. मार्केट्स डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट करते हैं और हेडलाइंस देखते ही इन्वेस्टर्स का रिएक्शन होता है बाय या सेल. आप क्या सजेस्ट करेंगे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं? देखिए, इसे कहते हैं बाजार. ये मार्केट कोई और मार्केट से अलग नहीं है. राइट. मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलता है और जहाँ डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं वहीं पे प्राइस आता है. राइट. डिमांड ज़्यादा होता है तो प्राइस बढ़ता है, डिमांड छोटा होता है तो प्राइस घटता है. ये हर एक बाजार में यही होता है. और ये स्टॉक मार्केट कोई अलग नहीं है, स्टॉक मार्केट है, प्लीज़ अंडरस्टैंड. जो इसको शॉर्ट टर्म देखेंगे ये इम्पैक्ट आएगा क्योंकि एवरी डे देयर इज़ अ बायर, देयर इज़ अ सेलर. प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ बेचना है, जो आप सोचते हैं बहुत अच्छा भाव है तभी आप बेच रहे हैं, किसी और को तभी लगना पड़ेगा कि अच्छा प्राइस है, वो खरीदेगा तभी आप बेच पाएंगे. राइट. मार्केट इज कॉन्ट्रा एवरी डे. आपको जिस समय लगेगा कि अच्छा भाव नहीं है, किसी और को लग रहा है कि अच्छा भाव है. दैट इज हाउ द स्टॉक मार्केट फंक्शंस. राइट. तो इन द शॉर्ट रन अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी दिखेगा क्योंकि बाजार है. इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा. अगर आप कोई भी लार्ज प्रमोटर या बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके स्टॉक्स हैं उनसे पूछें इज़ इट द बेस्ट टाइम टू बाई योर स्टॉक,
उनको शायद खुद पता नहीं होगा। और आप अगर वही स्टॉक के बेस्ट 15 दिन ढूंढ रहे हैं, शायद वो एक गैम्बल जैसा ही हो जाता है। आपका क्या काम है? एक अच्छा प्रमोटर ढूंढना और उसके साथ रहना। उनका जब वैल्यू अनलॉक होता है तभी आपका वैल्यू भी अनलॉक होगा। ये एक साथ ही है, थोड़ा पेशेंस का गेम है। इसमें एक ही थोड़ा कैविएट डालूंगा, आप स्टॉक बेशक चयन करें और चयन करने की क्षमता गेन करें, नो प्रॉब्लम। बट कभी कभी क्या होता है ना, ये स्टॉक बिजनेस साइकिल्स में चलते हैं। जब आप बिजनेस साइकिल प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, शायद प्रोफेशनल हेल्प लें। इसको आप अलग रखें, क्योंकि साइकिल्स जो ये आर्ट एंड साइंस में फ़र्क हो जाता है। साइकिल प्रेडिक्ट करना आर्ट है, जो शायद प्रोफेशनल्स जानते हैं, फंड मैनेजर जानते हैं, स्टॉक पिकर जानते हैं, बट उनसे थोड़ा राय लें। खुद अगर चयन करना चाहें तो स्टॉक पिकिंग तक सीमित रखें। सर, एक और चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ वो ये है कि जब मार्केट गिरता है तो पैनिक ज़्यादा होता है, और जब ऊपर जाता है तो ग्रीड। हाउ डज वन मैनेज दिस इमोशनल रोलर कोस्टर? इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, नो, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, हर जगह ये होता है। और ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें ये लगता है कि एक ये रिटर्न जनरेशन की प्रोसेस है। जैसे आप मैच्योर करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, तभी आपको पता चल जाता है कि ये एक रिस्क मिटिगेशन की प्रोसेस है। और जितना क्लोज आपका पोर्टफोलियो आपके रिस्क प्रोफाइल से हो, उतना बेहतर आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी होता है, राइट? ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है और टाइम भी लगता है, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होता रहता है लाइफ के साथ। मैं अगर 25 इयर्स 25 साल के टाइम में जो रिस्क ले सकता था, शायद शादी के बाद वो थोड़ा अलग हो गया, कम या ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अलग हो गया। जब मेरा बेटा पैदा हुआ और उसके एजुकेशन के लिए थोड़ा पैसा रखा तो वो अप्रोच अलग हो गया। और आज के डेट से जब मैं रिटायरमेंट की ओर जा रहा हूँ, वो किटी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, तो एक बहुत अलग रिस्क प्रोफाइल हो जाता है। तो वो जर्नी के हिसाब से आपका नज़रिया मार्केट के तरफ भी डिफरेंट होता है। बट एज आप बाज़ार में बैठते हो तो आप धीरे धीरे आप समझ जाते हो कि ये वॉलेटिलिटी में ही अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। जिस दिन वहाँ पहुँच जाते हैं, शायद तब आपका मेंटल फ्रेम थोड़ा अलग हो जाता है एंड उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है। सैडली लॉसेस भी लगते हैं। मैं जब शुरू किया था तो जितने भी स्टॉक्स लिए थे सब एवरीथिंग टैंक्ड। तो फिर पता चला कि मार्केट इज स्मार्टर देन मी, तो फिर और कुछ और करने लगा। तो ये अनुभव की बात है। वो अनुभव हमेशा लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेटर ऑल्सो इज टू लुक एट प्रोफेशनल्स ऑलवेज एंड टिप्स पे ना जाएं। थोड़ा अगर टिप्स अब जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ें। करेक्ट। लाइक आई सेड, एवरीथिंग इज गूगलेबल। हाँ, किसी और का पैसा बन रहा है इसका मतलब नहीं है आपका बने। तो आप खुद थोड़ा पढ़ें इसके बाद, उसके बाद अगर डिसीजन ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया। सर, आजकल क्विक रिटर्न्स काफ़ी टेम्पटिंग लगते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते। आपके अकॉर्डिंग ये गेट रिच क्विक स्कीम्स इन्वेस्टर्स के लिए कितनी डेंजरस हो सकती हैं? देखिए, मैं एक मैथमेटिक्स आपको देता हूँ। हाँ जी। फॉर 50 रुपीज़ टू बिकम 100 रुपीज़ you need 100% gain. For 100 rupees to come back to 50 rupees, that same 50 rupees, you need 50% fall. Which is easier? Making money is tough, losing money is very easy. Right? Very easy. तो ये भी कहना बहुत ईजी है, करना बहुत बहुत मुश्किल, क्योंकि nothing happens till it does not happen to you. Tell me one period जब people have not been attracted to quick money. और who is not attracted to quick money? बट पैसा बनाना इतना आसान होता तो सब लोग अपने काम छोड़ के यही करते। राइट? एक बाज़ार का एक वे ऑफ वर्किंग है। लास्ट 3-4 साल में पैसा काफ़ी आया था बाज़ार में, तो बाज़ार चल रहा था। अभी माहौल कुछ चेंज हो रहे हैं एंड वो चेंज दिख भी रहा है लास्ट 3-4 मंथ्स में, and suddenly the change in the market is visible to everybody. That is the nature of the market. Right. पैसा एक रीज़न से आता है, पैसा एक रीज़न से जा भी सकता है। वो आप थोड़ा जहन में रखें। और इसी जाने आने में भी ये में भी अपॉर्चुनिटी निकल के आते हैं।
आपके पास अगर अच्छे स्टॉक्स थे जिनको आपने बेचा है, कुछ सालों बाद वो स्टॉक का प्राइस आप जाके खुद से देखें और आपको वो जो फोमो या इंस्टेंट मनी का एक क्या कहते हैं टेस्ट हो जाएगा. राइट. तो एवरीबडी फॉल्स फॉर दिस ट्रैप एंड यू ग्रो थ्रू दिस ट्रैप टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर. There comes an opportunity with everything basically. Inflation, interest rates और macroeconomic factors का impact हमेशा investment decisions को shape करता है. 2025 की prevailing economic condition investors के लिए क्या challenges लेके आएंगे? आई थिंक 2025 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर रहेगा क्योंकि वर्ल्ड काफ़ी चेंज हो रहा है. राइट. एंड एक बहुत बड़ा अननोन था जो नोन बन गया है यूएस इलेक्शंस. एंड आज के डेट में अगर आप वर्ल्ड भी देखें, इतने पावरफुल लीडर्स अपने पर्सन न से ही इकोनॉमी चलाते हैं. अगर ये लीडर आए तो इकोनॉमिक कंडीशंस या उनके प्रोसीजर्स या रेगुलेशंस क्या होंगे ज़्यादातर हमें पता है. करेक्ट. तो अभी जो नोन हो गया, नोन के बाद क्या क्या करने वाले लोग नॉर्मली उसको फैक्टर इन कर रहे हैं. और एक चीज़ जो उभर के आ रहा है ग्लोबली, सारे कंट्री अपने कंट्री को बड़ा बनाना चाहते हैं, राइटफुली सो. हम लोग मेक इन इंडिया बनाते हैं तो दे विल से मेक अमेरिका ग्रेटर. राइट. चाइना विल हैव इट्स ओन प्ले. तो ये एक नया माहौल है जो बहुत, एंड इट्स अ गुड फाइट. राइट. अगर बचपन में कोई मुझे बोलता कि इंडिया वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अहेड ऑफ जर्मनी एंड जापान, मैं उस पर हंसता. बट दैट इज़ गोइंग टू हैपन. वी आर गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. बट जब हम 5-6 ट्रिलियन बन जाएंगे वो 30 ट्रिलियन के होंगे. राइट. सो द डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन देम यू कैन नॉट ऑल्सो टेक अवे. राइट. 2008 में वॉरेन बुफे ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था मेरे लाइफ बाय सेइंग दैट द वर्ल्ड विल ट्रेड इन डॉलर्स. राइट. उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. जब तक वो है डिपेंडेंट ऑन द यूएस एंड द डॉलर विल रिमेन. If you take out China from the manufacturing backbone that it provides the country, India will probably collapse. So India has to work with all these large nations. There's no doubt or debate. But when you look at 2025, the best part is 2024 monsoons have been good. So the pressure that we had in 2024 or inflation, because of food inflation, will not be there. Broadly, in 2025, our view is inflation will be more or less under control. That brings the other two factors, which is growth, which is very important for the country. एक लास्ट क्वार्टर में हमने देखा थोड़ा बहुत अर्निंग्स और जो अर्बन ग्रोथ पे थोड़ा स्लो डाउन आया है. 2 ways of looking at it. One is post कोविड एक तरफा बाइंग चल रही थी ऑफ कंजम्पशन और वट एवर, कभी ना कभी थोड़ा बहुत स्लोनेस आना था, वो आया. सेकेंडली ये ग्रोथ ब्रॉडली गवर्नमेंट केपेक्स से चल रहा था, उनका थोड़ा स्लो डाउन हुआ तो ये भी स्लो डाउन आया. टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, वो भी 2-3 साल से ग्रोथ गवर्नमेंट केपेक्स पे काफ़ी इन्वेस्ट किए थे. नए रास्ते बने हैं, नए एयरपोर्ट्स बने हैं हर जगह. हम लोग खुद बोलते हैं एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, जिसे हम जैम कहते हैं, विच इज़ द जनधन, Aadhaar and the mobile. Right. उनके through is a new digital infrastructure to penetrate the country has developed. So structurally a lot has been done. But when it unfolds into the country, there could be some challenges. हम ये भी मानते हैं because of good monsoons, we could see a revival of the rural, which could balance out the urban slowdown. मेरे हिसाब से 2025 एक बहुत ही बेहतरीन एक्यूमुलेशन ईयर रहेगा. एक कोई भी आप फंड मैनेजर से आप पूछें कि आप क्या करना चाहेंगे, वो आपको ये कहेंगे कि अच्छा बिजनेस अच्छे भाव में लेना चाहेंगे. 2025 में शायद कुछ बहुत अच्छे बिजनेसेस अच्छे भाव में मिलने लगेंगे. वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, इज़ माई ओपिनियन. सो सर, इन दिस मार्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लेवरेज का यूज़ इन्वेस्टिंग में कभी कभी ज़रूरी लगता है, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके आता है. आप इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे जो लेवरेज या एक्सेसिव बोरोइंग के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, पर्सनली मैं एक बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट ज़्यादातर क्या होता है ना, पीपल रिडीम या निकल जाते हैं फ्रॉम देयर लॉन्ग टर्म पोजिशंस टू कैटर टू शॉर्ट टर्म नीड्स. राइट.
वो जो लॉन्ग टर्म पोजीशन से जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग चलता है वो छूट जाता है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक गाड़ी लेनी थी, नॉट टू बाय स्टॉक्स, जस्ट टू बाय फिजिकल नीड। तो ये स्टेटमेंट बहुत मुझे लगा वेरी पावरफुल। आई वाज सेलिंग माय म्यूचुअल फंड्स टू बाय अ कार, सो आई टुक अ लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एंड बॉट अ कार। और ये लास्ट जो रैली में, ट्रस्ट में, पूरा कार का पैसा मुझे निकला है। ऐसे नहीं कि मुझे पता था, बट आई वॉज नॉट रिडीमिंग माई लॉन्ग टर्म पोजिशन टू कैटर टू अ शॉर्ट टर्म नीड। अगर वैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, येस, देयर इज़ अ लोन अगेंस्ट शेयर, देयर आर द MTF अपॉर्चुनिटीज़ देयर, बट बी वेरी केयरफुल। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए और टेम्पटेशन में ना लें, राइट। अगर कैलकुलेशन ठीक है, जैसे मैं देख रहा था, मेरा पोर्टफोलियो चल रहा था 12%, लोन मुझे मिल रही थी 9%, एक लीवरेज दिखा, राइट। एंड आई वाज वेरी क्लियर कि इतने दिन में मैं आई विल रिपे द लोन। यू हैव टू अप्रोच इट इन अ डिसिप्लिन मैनर एंड नॉट फ्रॉम अ गैम्बलिंग परस्पेक्टिव। 9 out of 10 people approach it that way. That is why this misuse. Right. Use it to your advantage. These are there for you. Leverage in India is still under-penetrated. Credit in India is still under-penetrated. There is bad credit, there is good credit. If you can understand what is good credit and take it to your advantage, there are enough opportunities. How should investors look at investing in 2025? So I think Indians are lucky to be in this market and this economic condition in 2025. They are actually spoiled for choice. जो स्टॉक मार्केट हम कहते थे एक्सपेंसिव था, फ्रॉथ करके एक वर्ड घूम रहा था बाजार में, वो भी रीजनेबल हो चुका है हमारे हिसाब से। चीप नहीं हुआ है बट रीजनेबल है। जो भाव आपके लास्ट ईयर थे उसके नीचे आ चुके हैं। तो अगर लास्ट ईयर खरीद रहे थे तो इस साल ज़्यादा खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। सम ग्रेट स्टॉक्स आर नाउ अवेलेबल एट ग्रेट प्राइसेस, तो वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। या जो पोजीशंस आप 2024 तक लेके चलते थे, कुछ और नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने का या डाइवर्सिफाइड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने का ऑन द इक्विटी साइड। बिकॉज ऑफ द US इलेक्शंस, रेट कट्स आर नाउ डिस्कस्ड एंड विल बी राउंड द कॉर्नर। तो डेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉर द नेक्स्ट one year, 18-24 months. सो पीपल हु हैड मिस्ड दैट अर्लियर डेट अपॉर्चुनिटी, उनके लिए अभी भी है। और ये ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा अभी भी काफ़ी फ्रेजाइल है। वो फ्रेजिलिटी के लिए, बिकॉज ऑफ दैट फ्रेजिलिटी, द प्रेशर ऑन गोल्ड बाइंग फ्रॉम द सोवरेन्स विल कंटिन्यू। तो ऑल 3 asset classes आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज़। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, 1-2 asset class अच्छे लगते हैं, एक अच्छा नहीं लगता है, बट ऑल 3 asset classes आर लुकिंग गुड। तो मेरे हिसाब से पीपल हु कैन डाइवर्सिफाई एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, उनकी जीत होगी। जो मार्केट टाइमर्स हैं उनकी 100% हार होगी। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई एंड स्ट्रेंथन योर पोर्टफोलियो, दैट शुड बी द एम ऑफ 2025। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे सीखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो स्वरूप सर, आप इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने पास मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनसे बेटर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं? When analyzing the past as an investor is very important, जिसे हम रिव्यू कहते हैं। Right. एक फाइनेंशियल प्लान का एक प्रोसेस होता है। पहले आप खुद अपना गोल बनाएं, फिर उससे अपना एसेट एलोकेशन बनता है। एसेट एलोकेशन से आपका कहाँ निवेश करेंगे वो निकलता है। उसके बाद क्या स्टॉक या स्कीम या कुछ चयन करना आता है, वो फर्स्ट नहीं होता है, राइट। पोर्टफोलियो बनने के बाद एक पीरियोडिक रिव्यू आता है। वो रिव्यू में आप सही रास्ते पे है या नहीं है, वो आपको दिखता है, राइट। अगर रास्ते पे है तो बहुत बढ़िया, वो आप कंटिन्यू करें। एक छोटा सा सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो रिटर्न से 15% या 14% है और उस पर आप कायम हैं, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। किसी और का 20% हो गया, वो देख के आप अपना रास्ता ना छोड़ें, तभी मिस्टेक्स होते हैं, राइट। हाँ, अगर आप पोर्टफोलियो के नीचे हैं तो उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए वो आप बेशक लें, बट किसी और का बेहतर रिटर्न बनाए, क्योंकि वो बेहतर रिटर्न के पीछे क्या रिस्क है वो आपको नहीं पता। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, ये रिस्क का गेम है, हमेशा वो रिस्क को आपको तोलना पड़ता है। बट आई एग्री कि अगर कुछ मिस्टेक्स हुए हैं
उनको सीख लेके मैं तो उसको लिख के भी रखूँगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और उनको फिर उनसे क्या करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है, वो एक रिव्यू और रीबैलेंस जो हम कहते हैं, उससे आपका पोर्टफोलियो बनता है। वो कब आप करेंगे वो आप पे निर्भर है। मैं एवरी 1 ईयर करता हूँ अपना पोर्टफोलियो का, और उस दिन जो भी बहुत इमोशनली बैठता हूँ खुद के साथ, एंड जो मिस्टेक्स हैं वो लिखता हूँ, और जो अगर ठीक चल रहा है तो ठीक है, किसी और को पैसा बनाएगा उसका नसीब। सो टू डू दैट करेक्टिव एक्शन एंड रीबैलेंस द पोर्टफोलियो adds a lot to your returns. And I think it's a great question. अगर कुछ मिस्टेक्स हुए हैं और होंगे भी, अगर मिस्टेक्स नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग, उनको जितना अनइमोशनली और रूथलेसली करेक्ट कर सकें, और खुद से प्रॉमिस करें कि उसको रिविजिट ना करें, और एक बार पहला मिस्टेक इज ओके, सेकेंड टाइम आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आप गलत हो, तो वो ना करें, तो उससे धीरे धीरे आप बेहतर निवेशक बनते हो। और मेरा आखिरी सवाल, इन्वेस्टमेंट में पहले रेड फ्लैग स्पॉट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए? आखिर में आप रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वॉलेटाइल मार्केट्स के बीच अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं? ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप रॉकेट साइंस ना बनाएं। जितना आप अनइमोशनल रख सकते हैं उतना बेहतर। आप खुद को पहचानेंगे थ्रू एन इन्वेस्टमेंट जर्नी। आई हैव ऑलवेज अंडरस्टूड, एंड सबके साथ ये होगा, जितना आप निवेश करेंगे उतना आप खुद के बारे में ज़्यादा जानेंगे। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या आपके लिए ठीक है नहीं है, वो एक पहचान बनेगी आपकी, राइट? दैट इज़ द डिस्कवरी यू शुड थिंक ऑफ। और अगर किसी के साथ सहमत नहीं है तो उसको आप वहीं पे रूथलेसली काटें, राइट? और कुछ अगर जगह में आप खुद बेहतर बन रहे हैं, वहाँ ज़्यादा एलोकेट करें। वो रिबैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा सबको सब कुछ जानना इम्पॉसिबल है। कुछ चीज़ें आप अच्छे जानेंगे, कुछ चीज़ें आप बहुत ख़राब करेंगे, राइट? नॉट मेकिंग मिनिमाइजिंग योर मिस्टेक्स एक्चुअली लीड्स टू बेटर पोर्टफोलियोज। अगर जितना एक बार मिस्टेक हो सकता है, नेक्स्ट टाइम उसको ना करें, और जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना बेटर। वेल्थ क्रिएशन वन स्टेप, रिटेनिंग वेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सम पीपल टॉक अबाउट कैपिटल प्रिजर्वेशन। जितना आप गोल के नज़दीक जाएं उतना थोड़ा सेफ होते जाएं। जैसे सपोज कोविड से पहले फॉर सम रीज़न बेटे का एजुकेशन था तो मैंने निकाल दिया था पैसा। वही अगर गोल के पास जाता, ऐसा कोई मुझे जानकारी नहीं थी, बिकॉज मैंने रिडीम कर दिया था तो उसका फीस भर पाया उससे, नहीं तो कहीं और से लाके देना पड़ता। अगर कोविड के टाइम में उसका कोइंसाइड करता तो बाजार तो 40% नीचे था। तो जितना आप गोल के पास जाएं उतना आप थोड़ा सेफर एसेट्स के तरफ लेके उसको प्रिजर्व करें। दीज आर लर्निंग्स एज यू ग्रो, बट गोल रीच करना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उससे आप बिल्कुल डोंट बी डिफोकस्ड फ्रॉम दैट। एंड जिस दिन आपका गोल हो जाए उसी दिन आप बेच के अपना गोल आप खुद सेटिस्फाई करें। स्वरूप सर, आज के एपिसोड में जो आपने इनसाइट शेयर किए हैं उससे ये बात तो क्लियरली समझ में आया है कि इन्वेस्टिंग एक डिसिप्लिन्ड और इन्फॉर्म्ड अप्रोच का नाम है, ना कि इमोशन और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर बेस्ड डिसीजंस लेने का। आपने जो फोमो, डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट फ्लक्चुएशंस के बारे में बताया वो हमारे लिसनर्स के लिए डेफिनेटली एक आई ओपनर रहा है। सो अगर आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी बेटर बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को अपनी स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं। स्वरूप सर, आपका वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। No, thank you so much for having me. Wish all the clients and investors of M-Stock wonderful investing in 2025. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जहां हमने सीखा कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस और स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ी की है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो एम स्टॉक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपके सवालों और सजेशंस का हम हमेशा इंतज़ार करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बाजार एंड बियॉन्ड के अगले एपिसोड में, जहां हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और एक्सपर्ट गेस्ट के साथ आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स देने वाले हैं। तब तक के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सोच समझकर मैनेज करें और सेफ रहें। टेक केयर
and happy investing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.